गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता गोरखपुर से। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, वो चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में गृह विज्ञान का जो भी पाठ्यक्रम है वो मैं उनसे शेयर करूं। तो आज मेरा वीडियो उसी से संबंधित है। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसे भी मेरा वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक होम साइंस के बच्चों के साथ शेयर करें। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में गृह विज्ञान का सिलेबस। तो आप देखिए, इसमें टोटल जो है 10 यूनिट है। इसमें पहली यूनिट जो हमारा खाद्य विज्ञान है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है आहारी खाद्य वर्ग, दूसरा है भोजन बनाने के तरीके, तीसरा है खाद्य संरक्षण और चौथा है खाद्य संसाधन। दूसरी इकाई आप देख रहे होंगे, ये है पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान, इसमें हमको पोषण के आधारभूत सिद्धांत पढ़ने हैं, पोषणज जैव रसायन पढ़ने हैं, खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ना है, लौह पोषण पढ़ना है और चिकित्सार्थ आहार एवं पोषण पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक के वीडियो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं, जो आपका खाद्य विज्ञान और पोषण विज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर साथ में आप तीसरी इकाई देखिए। पहली इकाई दूसरी इकाई आपकी हो गई। तीसरी इकाई है संस्थानिक प्रबंधन। इसके अंतर्गत हमको सामाजिक संस्थानों के प्रकार, परिवार एवं संस्था, शिशु पालन और वृद्ध आश्रम और पंचायत के बारे में पढ़ना है। दूसरा है शैक्षिक संस्थानों के प्रबंध। इसमें हमको बालवाड़ी के बारे में जानना है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाओं से संबंधित चीज़ों को हमें यहाँ पढ़ना है। फिर विशेष संस्थानों के प्रबंधन, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकलांग संस्थानों के सम्मुख विवाद और जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। चौथी इकाई है आपका आवरण, जो कि हमारे टेक्सटाइल से संबंधित है। इसमें आवरण के क्या क्या सिद्धांत हैं, आवरण के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व, वस्त्रों और पहनावों का चुनाव और पारिवारिक आवरण। फिर है पहनावे की बनावट। इसमें खाका बनाने के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, समतल नमूना और ड्रेपिंग पद्धति, ये ड्रेपी लिखा है, ड्रेपिंग पद्धति के बारे में पढ़ना है। फिर वस्त्रों का रूपांकन पढ़ना है, इसमें उसके सिद्धांत और विचारों के बारे में हमें जानना है। फिर है फैशन के सिद्धांत, यानी फैशन के क्या कालचक्र होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर है कपड़े और वस्त्रों का रख रखाव और कपड़े धोने के क्या क्या साधन है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या सामान है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। हमारी पांचवी इकाई है वस्त्र। इसमें हमको रेशों के गुण, धर्म तथा उनकी महीन बनावट के बारे में पढ़ना है। फिर कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों की बनावट के बारे में हमें जानना है। सूत्रों की परिभाषा एवं वर्गीकरण, सूत्रों का समीकरण और विभिन्न वस्त्रों में उनका उपयोग। फिर है वस्त्रों की बनावट, बुने हुए, नहीं बुने हुए, ऊनी वस्त्रों की परिभाषा और उनकी बनावट, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर है रेशों, सूत्रों और कपड़ों की जांच हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। छठवीं इकाई है संसाधन व्यवस्था। इसमें गृह व्यवस्था की परिकल्पना एवं उसका क्रम पढ़ेंगे। फिर मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, यानी कौन कौन से मानवीय साधन होते हैं, उसका प्रबंधन किस तरह करेंगे, उन संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ना है हमको। फिर संसाधनों के मूल विश्लेषण के बारे में जानना है। परिवार में निर्णय के सिद्धांत, निर्णय के सिद्धांत के क्रम, कठिनाइयों से निपटने के क्या क्या तरीके होते हैं। फिर हमको कार्य सरलीकरण पढ़ना है, वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसमें गृह में कार्य सरलीकरण का क्या महत्व है। मुंडेल, ये मंडल लिखा है, यह है मुंडेल के बदलाव के क्या विभाग हैं, 5 विभागों में उन्होंने डिवाइड किया है, उसके बारे में है। फिर कार्य सरलीकरण की जो तकनीकी है, ठीक है, औपचारिक तकनीकी और पेन पेंसिल यंत्र कला, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। स्टूडेंट्स, मैंने जूम करके भी आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि मैम जूम कर दीजिए, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही होंगी। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड पेज पे आइए तो आप देखिए आगे जो है इसमें जो गृह प्रबंधन वाला हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें गृह, आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, विभिन्न रंग और रंगों की योजना के बारे में पढ़ना है। फिर हमारी 7वीं और महत्वपूर्ण इकाई है बाल विकास। इसमें हमको बाल विकास के सिद्धांत एवं क्रम के बारे में पढ़ना है।
फिर जीवन समय काल का मानव विकास और व्यवहार के सिद्धांत, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर शिशु पालन में सामाजिकरण प्रथाएं और संचालन शक्ति के बारे में पढ़ना है। फिर बाल अवस्था की देखरेख एवं शिक्षा उभरते हुए और तरीके, यानी शिक्षा के और क्या क्या उभरते हुए तरीके हैं उसके बारे में हमको देखना है। फिर विकास में कठिनाइयों और बाल अवस्था तथा युवा अवस्था में विकलांगता, उसके बाद मार्ग प्रदर्शन और सलाह के बारे में हमको इसमें जानना है। फिर बच्चों की जानने के उच्च स्तरीय मूल्यांकन और तरीके, यानी बच्चों को जानने का कौन कौन सा उच्च स्तरीय तरीका है, किस तरीके से मूल्यांकन करना है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर नारी अध्ययन, परिवार कल्याण योजनाएं जो भी हैं और नवीन उपागम, मतलब जो भी सरकार द्वारा नई नई इनसे संबंधित जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। 8वीं इकाई में है औपचारिक और विस्तार शिक्षा। इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा का गृह विज्ञान में इतिहास पढ़ना है और हमको उनके विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर हमको कार्यक्रम / पाठ्य पुस्तक की सूची बनाना और विकास का सिद्धांत पढ़ना है। औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन के बारे में पढ़ना है। फिर अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के निरीक्षण, देखभाल और मूल्यांकन के बारे में हमको जानना है। फिर औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा में मार्गदर्शन और सलाह के सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के समूह कठिनाइयाँ एवं क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब आप देखिए 9वीं इकाई क्या है। 9वीं इकाई में है विस्तार एवं शैक्षिक विस्तार। इसमें संचार की परिकल्पना और वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। संचार, चुनाव, बनावट एवं प्रयोग के पारस्परिक तरीके, संचार, चुनाव, बनावट एवं प्रयोग के नए तरीके एवं सामग्री, विस्तार संचार के उपयोग, गृह विज्ञान में कक्षा संचार के तौर तरीके क्या क्या हैं, प्रचार और लौकिक संबंधों के संचार साधन क्या क्या हैं, संचार की आज के प्रचलित समाज में बदलाव और मांगे क्या क्या हैं। फिर 10वीं इकाई है अनुसंधान के तरीके। इसमें गृह विज्ञान में अनुसंधान के प्रकार क्या क्या हैं, अनुसंधान योजना क्या है, ठीक है। फिर अनुसंधान के प्रकार, नमूने चुनने के क्या क्या तरीके हैं, स्वीकृत तत्व इकट्ठे करने के यंत्रों का चुनाव और बनावट, परिवर्तों के क्रम और चुनाव पढ़ने हैं हमको। फिर स्वीकृत तत्वों को इकट्ठा करना और उनका वर्गीकरण, गुप्त भाषा। फिर है स्वीकृत भाषा का विश्लेषण, प्राचलिक एवं अप्राचलिक तरीकों द्वारा अनुसंधान, लेख स्वीकृति तत्व का प्रदर्शन, व्याख्या और वाद विवाद, सांख्यिकीय परीक्षण, मीन, मध्यम, मोड, SD और ची स्क्वायर के बारे में हमको पढ़ना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी, या निर्देश दिया है कि प्रत्येक इकाई से अनिवार्यता कम से कम 5 प्रश्न अवश्य होंगे, यानी आपके टोटल मैंने दिखाया आपको 10 यूनिट है। पहला पेज आप देखिए, ये 6 यूनिट यहाँ पे है आपकी और 4 यूनिट आपकी इधर है, 10 यूनिट टोटल है। अब जो बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम हो वो इसका इंग्लिश का सिलेबस भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको बहुत क्लियर दिख रही होंगी। एक एक बार आप इन चीज़ों को देखते जाइए और आपको चीज़ें ढूंढने में ऐसे बहुत मदद मिलती है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं खुद भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन बिना इंग्लिश के आजकल काम नहीं चलता है। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। मेरा मीडियम हिंदी है, मैं MA हूँ और मैं हिंदी में ही क्लास लूँगी आप लोगों की, हायर की। जो भी बच्चे चाहें वो मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मैं YouTube पे ही पढ़ाऊँगी और जो भी मुझसे मदद हो पाएगी मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। यही सिलेबस है और बच्चों ने कहा था मैम सिलेबस डाल दीजिए, तो मैंने सिलेबस डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंग्लिश में जो भी है, फिर आप इसको जूम कर